हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, मैं अधिकार टॉपिक स्टार्ट की थी, उसकी एक वीडियो चैनल पे ऑलरेडी है। ये अधिकार का पार्ट 2 है जिसमें इस टॉपिक को मैं कंप्लीट कराऊंगी। फिर इस टॉपिक के बाद मैं इससे रिलेटेड एमसीक्यू आपको कराऊंगी। और मेरे चैनल पे ऑलरेडी 1000 प्रैक्टिस सीरीज चल रहा है पॉलिटिकल साइंस का। और मैंने जून 2023 के दिसंबर का भी क्वेश्चन अपने चैनल पे प्रैक्टिस नंबर 1 2 3 करके है, उसमें मैंने करा रखा है। अगर आपको यूजीसी नेट का दिसंबर का क्वेश्चन देखना है तो आप वो वीडियो देख सकते हो। और मैंने अपने चैनल पे बहुत सारे क्लासेस पॉलिटिकल थ्योरी की ऑलरेडी ले चुकी हूँ, जैसे उसमें से न्याय, डेमोक्रेसी, समानता, स्वतंत्रता। तो अगर आप वो देखना चाहते हो वो भी आप देख सकते हो। मैंने काफ़ी अच्छे से उसको एक्सप्लेन भी किया है। फिर उस टॉपिक ख़त्म होने के बाद मैंने उससे रिलेटेड एमसीक्यू भी कराई है। तो फ्रेंड, आज का क्लास में स्टार्ट करती हूँ। हाँ फ्रेंड, इससे पहले मैं बोलना चाहती हूँ, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है, अगर आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा है, मेरे पढ़ाने का तरीका आपको आपकी समझ में आ रही है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरी वीडियो को लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड में शेयर करो, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं ऐसे ही और भी अच्छे अच्छे कंटेंट जो आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं वो मैं आपके लिए लेके आऊँ। अब मैं एक सिस्टमेटिक वे में ले आ रही हूँ। जैसे पहले मैं टॉपिक करा रही हूँ और फिर मैं उससे रिलेटेड एमसीक्यू करा रही हूँ, ताकि आपका अच्छे से वो टॉपिक कवर हो जाए। और मैं अब मेरे चैनल पे आपको हिस्ट्री का भी क्लासेस मिलेंगी, क्विक रिवीजन हिस्ट्री। अभी मैं एंशियंट हिस्ट्री करा रही हूँ, जिसमें से मैं प्रागैतिहासिक और हड़प्पा करा चुकी हूँ। फिर मैं उस जैसे जो मैं टॉपिक कराती हूँ, मेरा यही कॉन्सेप्ट है, पहले मैं टॉपिक पढ़ाती हूँ, उसके बाद उससे रिलेटेड एमसीक्यू कराती हूँ। तो फ्रेंड चलो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। देखो, अधिकार के विभिन्न चरण, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अधिकार का विभिन्न चरण। देखो, अधिकार की संकल्पना आधुनिक युग की देन है, ठीक है, तथा इसका मूल आधार हॉब्स के विचारों में देखा जा सकता है, जो निम्नलिखित है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का मूल उद्देश्य आत्मरक्षा करना है। प्राकृतिक अवस्था में प्रत्येक व्यक्ति अपने आत्म संरक्षण के तरीकों का निर्धारण करने के लिए स्वतंत्र था। प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति आत्म संरक्षण के लिए कोई भी उपाय कर सकता था। प्राकृतिक अवस्था समाप्त करने के लिए व्यक्तियों ने परस्पर समझौता किया तथा अपने ऊपर शासन करने के अधिकार का परित्याग किया। हॉब्स के विचारों में राज्य के अधिकारों का समर्थन किया गया, इसलिए उसने पूर्ण सत्ता का समर्थन किया। अधिकारों की संकल्पना के जन्मदाता जॉन लॉक है, ठीक है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि प्राकृतिक सभी व्यक्ति समान है तथा व्यक्तियों में जन्मजात प्राकृतिक अधिकार प्राप्त है, जिसमें से 3 अधिकार है, स्वतंत्रता का, जीवन का, संपत्ति का। उसमें से संपत्ति को इन्होंने सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना। स्वास्थ्य और उसके शरीर के अंगों पर उसका अपना अधिकार है। देखो, समाज में प्रत्येक व्यक्ति का एक नैतिक कर्तव्य है कि वह दूसरे के जीवन का संरक्षण करे एवं राज्य का निर्माण इन्हीं प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा के लिए किया गया। राज्य के द्वारा प्राकृतिक अधिकारों को न तो छीना जा सकता है और न ही सीमित किया जा सकता है। मैकफर्सन के अनुसार लॉक मूलतः पूंजीवादी विचारक हैं। किसने लॉक को बोला है? मैकफर्सन ने पूंजीवादी विचारक कहा। उन्होंने शक्तिशाली व्यक्तियों के अधिकारों का समर्थन किया। लॉक के प्राकृतिक अधिकार के सिद्धांत का प्रभाव अमेरिकी एवं फ्रांसीसी क्रांति पर हुआ। थॉमस पेन ने अपनी पुस्तक, थॉमस पेन की बुक लिख लीजिए, इनकी बुक भी आती है। थॉमस पेन की बुक क्या है? राइट्स ऑफ मैन, 1791 में लॉक के प्राकृतिक अधिकार का समर्थन किया, ठीक है, ये भी लिख लीजिए। पेन, थॉमसन पेन ने इनके अधिकार का समर्थन किया। प्राकृतिक अधिकार के सिद्धांत की कई विचारकों ने कड़ी आलोचना की है, जैसे ऊपर हम ऑलरेडी पढ़ चुके। कौन कौन के? एडमंड बर्ग प्राकृतिक अधिकार की संकल्पना का
निरर्थक है, वह अमूर्त एवं अमूर्त तात्विक है, यह अत्यधिक सरलीकृत है। वर्ग के अनुसार अधिकार एक विशेष इतिहास और परिस्थितियों की देन है होते। वर्ग ने इंग्लैंड के उल्लेख करते हुए कहा है कि यहाँ के लोग समाज के विकास के परिणाम स्वरूप स्वाभाविक रूप से अधिकार प्राप्त हो गया। नागरिक और राजनीतिक अधिकार परंपराओं की देन है, क्योंकि जो वर्ग है वो परंपरावादी है या रूढ़िवादी है। बेंथम ने प्राकृतिक अधिकार के आधार का जोरदार खंडन किया। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं। अधिकार की कल्पना करना पूर्णतः अतार्किक एवं निरर्थक होगी। उनके अनुसार अधिकार राज्य द्वारा प्रदत्त होते हैं, अतः उन्होंने लॉक की मान्यता को बकवास अनर्गल कहा। वैधानिक अधिकार का समर्थन किया है। लॉक ने बेंथम तक के व्यक्तित्व के स्वायत्ता रूप में अधिकार प्रदान किए। अब देखो, अधिकार का एक क्वेश्चन ये बन जाएगा, जैसे एक तरफ बेंथम, वर्क, लॉक दे दिया, तो बेंथम में वैधानिक अधिकार का इन्होंने समर्थन किया, और जो वर्क है उन्होंने ऐतिहासिक अधिकार या रूढ़िवादी अधिकार का समर्थन किया। लॉक क्या, प्राकृतिक अधिकार का। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। देखो फिर लॉक ने बेंथम जिसे हर्बर्ट हार्ट ने अधिकार का चयनात्मक एवं वैकल्पिक सिद्धांत दिया। देखो ये लिख लो, हर्बर्ट हार्ट ने अधिकार के चयनात्मक एवं वैकल्पिक सिद्धांत कहा है। व्यक्ति को स्वायत्त रूप में अधिकार आधुनिक युग में प्राप्त है। सामंत विशेषाधिकार का अंत हो गया है, परंतु व्यक्तिगत, नागरिक और राजनीतिक अधिकार विषमतापूर्ण समाज में वर्ग विशेष या समुदाय विशेष का विशेषाधिकार बन जाते हैं। इंग्लैंड में रॉयल कमीशन की रिपोर्ट में औद्योगिकरण के सामाजिक दुष्परिणामों को चित्रित किया। परिणाम स्वरूप अधिकार के द्वितीय चरण का विकास हुआ। कल्याणकारी राज्य द्वारा लोगों को सकारात्मक अधिकार प्रदान किए गए। हार्ट के अनुसार लोगों के कल्याणकारी अधिकार दिए गए। व्यक्तित्व के विकास के लिए न्यूनतम सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियां उपलब्ध होनी चाहिए। ग्रीन के विचारों में कल्याणकारी अधिकार का पर बल दिया गया। ग्रीन ने प्राकृतिक अधिकारों की संकल्पना को निम्नलिखित कारणों से अस्वीकार किया। देखो, ग्रीन के अनुसार प्राकृतिक अधिकार की संकल्पना में अधिकार एवं कर्तव्य का विभाजन हो गया। लॉक ने माना है कि व्यक्ति के अधिकार जन्मजात है। प्राकृतिक अधिकार में अधिकारियों को समाज के विरुद्ध माना गया, जिसे ग्रीन ने दोषपूर्ण कहा। ग्रीन ने प्राकृतिक अधिकार शब्द का प्रयोग किया, किंतु इसकी व्याख्या नितांत रूप में की। ग्रीन के अनुसार प्राकृतिक अधिकार मानव के वे नैतिक दावे हैं जिनमें अभाव में मानव पूर्ण नहीं हो सकता, और समाज इस नैतिक दावे का पूर्णता में समाहित होता है, एवं मानव का विकास एवं सामाजिक जीवन प्राकृतिक है। इसलिए प्राकृतिक अधिकार का आशय नैतिक पूर्णता प्राप्त है। इसके अनुसार व्यक्ति के नैतिक कार्य समाज में ही संपन्न होते हैं। ग्रीन के अनुसार अधिकार मानव के विकास के लिए बाह्य परिस्थितियां हैं। हेराल्ड लॉसवेल ने अपनी पुस्तक, इनकी बुक काफी इंपॉर्टेंट है, ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स 1925 में कहा कि स्वतंत्रता का आशय प्रतिबंधों का अभाव ही नहीं बल्कि अवसरों की उपलब्धि भी। ये भी बहुत ही फेमस लाइन है अधिकार से। देखो, स्वतंत्रता मूलतः व्यक्तिगत और राजनीतिक होने के साथ साथ आर्थिक भी होती है। लॉस्की ने यहाँ तक कहा कि राज्य की पहचान राज्य द्वारा प्रदत्त अधिकारों के द्वारा होती है। मार्क्स ने उपयुक्त अधिकारों की संकल्पना की कड़ी आलोचना की है। पूंजीवादी समाजों में प्राप्त अधिकार बुर्जुआ व्यक्तियों के अधिकार हैं। मार्क्स ने पूंजीवादी व्यवस्था में व्यक्ति दोहरे जीवन जीने को विवश है, क्योंकि नागरिक रूप में उसे समान माना जाता है, परंतु वर्ग विभाजित समाज में उसके अधिकार एवं स्वतंत्रता निरर्थक सिद्ध होते हैं। उदारवादी अधिकारों की धारणा एक कृत्रिम व्यक्ति और यांत्रिक समाज पर आधारित है। उदारवादी क्या बोलते हैं? कृत्रिम व्यक्ति और यांत्रिक समाज पर आधारित है। मार्क्स के अनुसार मानव मूलतः सामाजिक प्राणी है और वास्तविक स्वतंत्रता एवं अधिकार साम्यवादी समाज में ही संभव होंगे।
व्यवहारिक रूप में मार्क्सवादी राजनीतिक व्यवस्थाओं में सामाजिक एवं आर्थिक अधिकारों पर विशेष बल दिया गया, किंतु व्यक्तियों से नागरिक एवं राजनीतिक स्वतंत्रता छीन ली गई। समकालीन विश्व में अधिकारों की धारणा देखो, जॉन रॉल्स ने सभी व्यक्तियों को प्राथमिक वस्तुओं को प्राप्त करने का समान अधिकार दिया। यद्यपि नव उदारवादियों ने रॉल्स के मान्यता को अस्वीकार किया। इस संबंध में जो नॉजिक ने आत्म स्वायत्तमूलक के सिद्धांत स्वामित्व के सिद्धांत का समर्थन किया। व्यक्ति असीमित संपत्ति अर्जित कर सकता है बशर्ते वह वैध हो। क्या बोलते हैं? नॉजिक बोलते हैं व्यक्ति असीमित संपत्ति अर्जित कर सकता है बट वो वैध हो, क्योंकि संपत्ति उसकी क्षमता और प्रतिभा का परिणाम है। ठीक है, वो अपनी क्षमता और प्रतिभा से कर रहा है तो वो कितने भी धन एकत्रित कर सके। समकालीन विचारक रोनाल्ड डॉर्किन ने अपनी पुस्तक ये बुक का नाम लिखो, टेकिंग राइट सीरियसली, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, में मानव अधिकार को नैतिक अधिकार के रूप में व्यक्त किया। उसके अनुसार प्रत्येक नागरिक के साथ समान व्यवहार होना चाहिए एवं प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा का सम्मान होना चाहिए। वर्ष 1980 के दशक में पूरे विश्व में नव उदारीकरण की नीतियों का प्रयोग होने लगा। अतः कुछ विचारकों ने भविष्य में सामाजिक एवं आर्थिक अधिकार की संकल्पना में कटौती की आशंका व्यक्त की, क्योंकि बाजारवादी अर्थव्यवस्था में नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार पर ज्यादा बल दिया गया। उपरोक्त मान्यताएं पूर्णतः सत्य नहीं है, क्योंकि किसी भी व्यवस्था में सामाजिक एवं आर्थिक अधिकार की अवहेलना करना संभव नहीं है। समकालीन समाज में परंपरागत समाज एवं पूंजीवाद के मध्य बिंदु तलाश किए जा रहा, जिसे गिडिस ने तीसरे वर्ग कहा। इसके अनुसार नव उदारवादी नीतियां कल्याणकारी अधिकारों की विरोधी है। ऐसी ही मान्यता अमर्त्य सेन की भी है। अब मानवाधिकार, ठीक है, ह्यूमन राइट्स। मानव होने के नाते मानवाधिकार प्राप्त होते हैं। प्रत्येक मानवाधिकार उनको मानवाधिकार कहते हैं। इनका मूल आधार प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा से है। मानव को जाति, लिंग, संपत्ति एवं राष्ट्र राज्य के आधार पर भी नहीं, बल्कि मानव को मानव होने के आधार पर अधिकार प्राप्त होते हैं। कांट के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति स्वयं में साध्य है। अब ये डेट याद रखो, संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र में 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता। कब से? 1948 से। ठीक है, मूलतः ये अधिकार हिटलर के सहयोगियों हो गया। मूलतः ये अधिकार हिटलर के सहयोगियों थे, जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध में यहूदियों के साथ बहुत बर्बर व्यवहार किया था। इसके उपरांत मानवाधिकार की घोषणा की गई ताकि आगे से कोई हिटलर जन्म न ले और अन्य मानव के साथ कोई दुर्व्यवहार न हो। अब मानव अधिकार का अर्थ। चलो, मानव अधिकार का अर्थ क्या है देखते हैं। मानव अधिकार तो ये तो ठीक है। सामान्यतः मानव अधिकार एवं अधिकार समान रूप से प्रयुक्त किया जा सकता है। इसलिए जब लॉक जैसे विचारक ने प्राकृतिक अधिकार की संकल्पना प्रस्तुत की तो यह मूलतः मानवाधिकारों का ही रूप था, क्योंकि मानवाधिकार का आशय व्यक्ति के नैतिक अधिकार से है, जो उसे व्यक्ति होने के नाते प्राप्त है, लेकिन व्यवहारिक रूप में समूचे मानव जाति के लिए अधिक अधिकार दीर्घकाल में प्राप्त हो रहा है। क्योंकि लॉक जैसे व्यक्तिवादियों के लिए अधिकार मूलतः संपत्तिशाली व्यक्तियों के अधिकार थे। उस समय महिलाओं और पुरुषों में समान अधिकार प्राप्त नहीं हुए। कालांतर में जे.एस. मिल ने महिलाओं के मताधिकार का प्रबल समर्थन किया। 19वीं शताब्दी के दौरान में जहां तक एक और फ्रांसीसी अमेरिकी क्रांति के पश्चात अधिकार का सार्वजनिक रूप में स्वीकार किया गया, वहीं व्यावहारिक रूप में उपनिवेशवादी साम्राज्यवादी व्यवस्था के अंतर्गत तीसरी दुनिया के देशों को इन अधिकारों से वंचित किया गया। प्रथम एवं द्वितीय विश्व युद्ध के मध्य जर्मनी में जिस प्रकार प्रजातिवाद के आधार पर मानव नरसंहार हुआ, वह अत्यंत
बर्बर और अमानवीय और घृणित था। अतः द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात संयुक्त राष्ट्र संघ के मंच से मानवाधिकार की सार्वजनिक घोषणा पत्र को स्वीकार किया गया। यह उद्देश्य रखा गया कि संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा मानवाधिकार की रक्षा होगी। मैकफर्लेन ने मानवाधिकार को निम्नलिखित रूप में व्यक्त किया। क्या क्या व्यक्त किया मैकफर्लेन ने, तो देखो क्या बोले हैं, ये मानवाधिकार स्वतंत्र व्यक्ति मानव गरिमा एवं व्यक्ति के चयन में विश्वास करेगा। यह अधिकार सर्वोच्च है क्योंकि इसके उल्लंघन का आशय न्याय का उल्लंघन है। यह अधिकार और व्यवहारिक है क्योंकि राज्य अथवा संवैधानिक उपायों के द्वारा उसे व्यवहार में लाया जाता है। इसे बाध्यकारी रूप में राज्य के द्वारा लागू किया जा सकता है तथा राज्य द्वारा संरक्षण प्रदान किया जाता है। यह सार्वभौमिक है क्योंकि मानव मात्र के लिए है, मतलब ये सब जगह एक समान सार्वभौमिक है। ठीक है, आगे है मानवाधिकार से संबंधित वैचारिक विवाद। अब कौन कौन से वैचारिक विवाद हुए देखो, अब ये तो आप लोग को पता भी हो। ये तो देखो ये वाला क्वेश्चन तो जीएस का क्वेश्चन भी है, कहीं भी अगर जीएस पार्ट में भी ये क्वेश्चन पूछा, मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, मानव अधिकार दिवस की घोषणा कब हुई। ठीक है, मानव के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि क्योंकि पहली बार विश्वव्यापी रूप में मानवाधिकार को स्वीकार किए प्रदान किया गया। लेकिन व्यवहारिक रूप में इसमें वैचारिक विवाद स्पष्ट रूप से है। देखो क्या क्या, इस्लामिक देशों में विशेषतः सऊदी अरब में मानवाधिकार की संकल्पना पर आपत्ति दर्ज करते हुए कहा गया कि इस्लामी समाज में धार्मिक स्वतंत्रता एवं धार्मिक परिवर्तन का अधिकार नहीं है। अतः मूल प्रश्न उत्पन्न हुआ कि इस मानवाधिकार को सार्वभौमिक रूप में कैसे लागू किया जाए। मानवाधिकार पर सोवियत साम्यवादी खेमे की आपत्ति अलग थी क्योंकि साम्यवादियों के अनुसार वे मानवाधिकार नहीं जीवे हैं बल्कि संपत्तिशाली पूंजीवादियों के अधिकार हैं, क्योंकि उदारवादी लोकतांत्रिक देशों में व्यक्तियों को नागरिक राजनीतिक अधिकार मुख्य रूप से प्रदान किए जाते हैं, जबकि मार्क्सवादियों ने आर्थिक अधिकार को मूल एवं मुख्य माना है। अतः मार्क्सवादियों के अनुसार न्यूनतम आर्थिक परिस्थितियों एवं रोजगार का अधिकार मुख्य है। इसके विपरीत उदारवादी देशों का मानना है कि साम्यवादी व्यवस्था सर्वाधिकारवादी है, जहां व्यक्ति को अभिव्यक्ति एवं उपासना की स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है। एक दल एक निरंकुश शासन एवं व्यक्ति राजनीतिक सहभागिता से वंचित है। वस्तुतः इस वैचारिक विरोध को देखते हुए 1966 में संयुक्त राष्ट्र संघ के मानवाधिकार के दस्तावेज में सिविल, राजनीतिक एवं सामाजिक एवं आर्थिक अधिकारों को सम्मिश्रण किया। अतः मानवाधिकार के संदर्भ में साम्यवाद बनाम उदारवाद का विवाद समाप्त हुआ। कब? 1966 में। आगे है मानव अधिकार सार्वभौमिक सापेक्ष। देखो अफ्रीकी देशों द्वारा 1981 में मानवाधिकार के लिए एक घोषणा पत्र बंजुल चार्ट जारी किया गया। ये लिख लो 1981 में मानवाधिकार संदर्भ सार्वभौमिक बनाने और सापेक्ष रूप से प्रश्न खड़ा हुआ। इसलिए मूल प्रश्न है कि क्या पूरे विश्व में मानवाधिकार एकीकृत रूप में स्वीकार किया जा सकता है। व्यवहारिक रूप में ऐसा संभव प्रतीत नहीं होता, क्योंकि सोवियत संघ के विघटन के पश्चात चीन जैसे साम्यवादी देश एवं अमेरिका जैसे उदारवादी देशों के मध्य मानवाधिकार के लेकर विवाद है। अमेरिका ने चीन पर सदैव मानवाधिकार के उल्लंघन का आरोप लगाया, विशेषकर तिब्बती शरणार्थियों एवं दलाई लामा के मुद्दे पर चीनी सरकार विश्वव्यापी आलोचना की जाती है। यद्यपि गैर लोकतांत्रिक देशों जैसे म्यांमार में भी मानवाधिकार का उल्लंघन के आधार पर प्रतिबंध आरोपित किए गए। 1980 के दशक में अफ्रीकी महाद्वीप के लोगों ने बंजुल चार्ट का स्वीकार करते हुए स्पष्ट रूप से प्रतिपादित किया कि अफ्रीका के मानवाधिकार गैर अफ्रीकियों के मानवाधिकार से भिन्न है, क्योंकि अफ्रीका की सामाजिक एवं सांस्कृतिक स्थिति विशिष्ट है। विशेष परिप्रेक्ष्य में ही मानवाधिकार को लागू किया जाना चाहिए। इसी मान्यता को किशोर मधुबनी
जो कि म्यांमार के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने मानवाधिकार के देश काल एवं परिस्थितियों के अनुसार माना सार्वभौमिक नहीं। दूसरे शब्द में समाज या संस्कृति के सापेक्ष ही मानवाधिकार को लागू किया जा सकता है। एशियाई मूल, देखो एशियाई मूल माहित मोहम्मद के अनुसार एशियाई मूल पाश्चात्य मूल्य से अलग है। एशियाई मूल के आशय समाज को प्राथमिकता, सत्ता और सम्मान एवं परिवार को महत्व प्रदान करता है। अतः समाज में संघर्ष के बजाय सहमति को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त करता है। अतः बहुसंस्कृति ने माना है कि समाज में अल्पसंख्यक वर्ग के अधिकार बहुसंख्यक समूहों के अधिकार से भिन्न होते हैं, इसलिए एक देश के अधिकार में विभेद किया जाता है तो दूसरे विश्व के अधिकार का एक ही रूप व्यवहारिक रूप में लागू नहीं हो सकता। यद्यपि मलेशिया प्रधानमंत्री मातेहिर मोहम्मद की आलोचना की गई है कि वे एशियाई मूल्यों की आड़ में गैर लोकतांत्रिक शासकों को वैधता प्रदान करने का प्रयत्न कर रहे हैं, इसलिए वह ध्यान देने योग्य है कि लोकतांत्रिक शासन प्रणाली एशियाई समाज के लिए पूर्णतः उपयुक्त है, लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि एशियाई समाज स्पष्ट रूप से पश्चिमी समाज से भिन्न है। ठीक है, मानवाधिकार को लागू करते समय इस भिन्नता की उपेक्षा नहीं की जा सकती। मानवाधिकार से संबंधित विवाद अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में भी है। वस्तुतः मानवाधिकार का उल्लंघन किया जा रहा आतंक एवं विशिष्टतावाद को किस प्रकार परिभाषित किया जाए, अभी भी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक ही मानदंड का प्रयोग नहीं हो रहा। जैसे कुर्द लोगों के मानवाधिकारों का उल्लंघन का आरोप सद्दाम हुसैन पर लगाया गया, जबकि चेचन्या के संदर्भ में पश्चिमी देशों के मानवाधिकार के उल्लंघन का आरोप लगाया गया। 11 सितंबर 2001 को आतंकी घटना के पश्चात पश्चिमी देशों एवं अमेरिका के दृष्टिकोण परिवर्तित हुए एवं अमेरिका के अनुसार लीबिया, ईरान जैसे आतंकवाद को प्रोत्साहित करते हैं, लेकिन पाकिस्तान के संदर्भ में अमेरिका का दृष्टिकोण परिवर्तित हो जाता है। मानवाधिकार का मूल आधार लॉक के विचारों में ही आरंभ होता है और उसका विकास लॉस्की तक हुआ है। व्यावहारिक रूप में द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात मानवाधिकार को वैश्विक संस्था के द्वारा वैश्विक रूप में लागू करने का प्रयास किया गया। मानव को यह अधिकार मानव होने के कारण प्राप्त है। देखो मानवाधिकार इतना ठीक है। समूह नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार को अंतर्राष्ट्रीय समझौते वर्ष 1966 के अनुच्छेद 27 में कहा गया है कि प्रत्येक निर्जातीय, धार्मिक, भाषाई और अल्पसंख्यक को अपनी संस्कृति के आचरण एवं उसके प्रयोग की आजादी होगी। फिर है 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ के अल्पसंख्यकों के अधिकारों की घोषणा पत्र में अनुच्छेद 2 में कहा गया है कि राष्ट्रीय और निर्जातीय धार्मिक अल्पसंख्यक समूहों को अपनी संस्कृति की रक्षा करने एवं धर्म को मानने एवं आचरण करने का आचरण तथा निजी एवं सार्वजनिक जीवन में अपनी भाषा के प्रयोग का अधिकार होगा। ठीक है, फिर है बिल किमलिका। देखो बिल किमलिका ने बहुसंस्कृति की मान्यता को निम्नलिखित रूप में व्यक्त किया है। समाज में अल्पसंख्यकों को विशेष अधिकार प्राप्त होने चाहिए। अधिकार व्यक्तियों के ही नहीं बल्कि समूहों के भी हैं। अल्पसंख्यकों की सांस्कृतिक समान होने चाहिए तथा विशिष्टताओं की संरक्षित किया जाना चाहिए। उदारवादी लोकतांत्रिक व्यवस्था में अधिकार को संकल्पना बहुमत समाज द्वारा निर्धारित होगा। भीखू पारो भी क्या बहुसंस्कृतिवादी हैं। ठीक है, भीखू पारो क्या बोलते हैं, प्रत्येक समुदाय को अपनी समुदाय की पहचान बनाने के लिए अलग अधिकारों की आवश्यकता होती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था के निर्माण में बहुमत के आधार पर होते हैं, इसलिए अल्पसंख्यकों के अधिकारों को संरक्षित करने के लिए विशेष आवश्यकता होती है। समकालीन समाज में अत्यधिक विविधता है, इसलिए ऐसे समाज में प्रवासी अल्पसंख्यकों के अधिकारों को संरक्षित करने का प्रयत्न होना चाहिए। 1980 के दशक के समूह में अधिकार अल्पसंख्यक के अधिकारों को मान्यता प्रभावी संबंध में एक व्यावहारिक समस्या उत्पन्न हुई है। ठीक है, फिर है समुदायवादी और मानवाधिकार के प्रति दृष्टिकोण। अब क्या है समुदायवादियों, देखो समुदायवादी में इनका नाम लिखो माइकल सैंडल, ये प्रसिद्ध लिखना लिबरलिज्म एंड इट्स लिमिट्स ऑफ जस्टिस, उनकी बुक लिख लो।
रॉस ने सार्वभौमिक अधिकार की मान्यता का खंडन किया है। व्यक्ति के अधिकार की कल्पना करने से पृथक रूप से नहीं है, इसलिए इन्हें उदारवादी अधिकारों की संकल्पना को अमूर्त एवं अनैतिक कहा है। वॉल्जर भी समुदायवादी हैं। ठीक है, उन्होंने अधिकार को सार्वभौमिक मान्यता त्रुटि है। अधिकार की कल्पना समाज में ही परिप्रेक्ष्य में संभव है। प्रत्येक समाज में वस्तुओं का समान महत्व नहीं है। मानवाधिकार की 3 पीढ़ियां। तो देखो, 3 पीढ़ियों के मानवाधिकार विभाजन आरंभ में 1971 के चेक गणराज्य के विधिवेत्ता कारेल वासाका द्वारा स्टॉस वर्ग में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार समर्थन में प्रस्तावित किया गया है। तो देखो, पहली पीढ़ी मानवाधिकार की प्रति इसमें क्या, राजनीतिक, जिसमें जीवन का अधिकार, कानून के समक्ष समानता, बोलने का स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, ये मिला है पहली पीढ़ी। ये लिख लो, ये इंपॉर्टेंट है। पहली पीढ़ी में ये मिला। दूसरी पीढ़ी में क्या मिला है? दूसरी पीढ़ी में मानवाधिकार को मूल रूप से आर्थिक और सामाजिक एवं संस्कृति मिला है। और तीसरी पीढ़ी में क्या मिला है? मानवाधिकार के वे अधिकार जो महज नागरिक एवं सामाजिक से परे हैं। इसमें आत्मनिर्णय का अधिकार, आत्मनिर्णय तथा वातावरण का अधिकार, प्राकृतिक संसाधनों का अधिकार, सांस्कृतिक विरासत में भागीदारी का अधिकार। ठीक है। फिर नारीवादियों के अनुसार समाज में प्रतिसत्तात्मक के कारण महिलाओं को प्राप्त राजनीतिक एवं संवैधानिक अधिकार निरर्थक है। सुजान मोलर, ये कौन है? वो नारीवादी हैं। उन्होंने जस्टिस, जेंडर एंड फैमिलीज, ये इनकी बुक लिख लो। बस इनके बारे में ये जान लो कि ये नारीवादी हैं और इनका बुक लिख लो। फिर मेरियन यंग के अनुसार सार्वभौमिक नागरिकता की संकल्पना महिलाओं को विभेद और या विशिष्ट स्थिति मान्यता नहीं दी जा सकती। नारीवादी और मानवाधिकार की सार्वभौमिकता का खंडन करता है। क्या बोलता है? बोलता है नारीवादियों ने व्यक्तिवादी, उदारवादी अधिकारों की सार्वभौमिक मान्यता का खंडन किया। उसके अनुसार समाज प्रतिसत्तात्मकता के स्वरूप के कारण महिलाओं को प्राप्त राजनीतिक संवैधानिक अधिकार निरर्थक है। फिर है सुजान मुलर ओकी ने अपनी बुक जस्टिस, जेंडर, ये तो बता दी। देखो उसमें क्या बोली है? जबकि महिला के अनुसार उनके जीवन के लिए कुछ विशिष्ट अधिकार आवश्यक है। क्या? विवाह का अधिकार, गर्भपात का अधिकार, यौन उत्पीड़न से मुक्ति, घरेलू हिंसा का निजात, समाज महिला को विशिष्ट मान्यता। अब निष्कर्ष में क्या? निष्कर्ष में यही निकला है कि मानवाधिकार सैद्धांतिक रूप से सार्वभौमिक है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का महत्व समान है। प्रत्येक व्यक्ति स्वयं में साध्य है, परंतु इसका व्यवहारिक प्रयोग करते समय सामाजिक और सांस्कृतिक विशिष्टता का ध्यान रखना होगा। 21वीं शताब्दी में मानवाधिकार एवं लोकतंत्र का युग है तथा मानवाधिकार का बढ़ता विश्वव्यापी प्रभाव मानवीय समाज के प्रभावी विकास का घोतक है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा जो अधिकार का चैप्टर है वो आज फिनिश होता है। इससे रिलेटेड मैं MCQ नेक्स्ट क्लास में लेके आऊँगी। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरी वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड में शेयर करो ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। टिल देन, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।